This is an ABP Life podcast. कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपना पद छोड़ने के तुरंत बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने ऐलान किया कि वे बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि वह आधिकारिक तौर पर 7 मार्च को पार्टी में शामिल होंगे। गंगोपाध्याय ने बताया कि वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और बंगाल में विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किए गए भ्रष्टाचार का मुकाबला कर रही और जस्टिस गंगोपाध्याय हाईकोर्ट में अपने फैसले के लिए काफी सुर्खियों में रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में उनकी पारी साल 2018 में शुरू होती है। तब से लेकर वे कई बार चर्चा में आए। साल 2022 में उन्होंने सीबीआई और ईडी को पश्चिम बंगाल में कथित स्कूली नौकरियों में घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था। उन्होंने अपने इस फैसले में 32,000 शिक्षकों की बदहाली को रद्द करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में डिवीजन बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह किसी जज के इस्तीफा और फौरन राजनीति में जाने और पार्टी ज्वाइन करने से क्या कुछ मैसेज जाएगा? इस पर हमारे सहयोगी वैलोक पाठक ने एडवोकेट शशांक शेखर झा से बातचीत की। आइए सुनते हैं संवाद में ये पूरी चर्चा। एक खबर सुर्खियों में है जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत मुखोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके जल्द ही भाजपा ज्वाइन करने की खबरें गर्म हैं। इसके पहले भी हमने देखा है कि न्यायाधीश या न्यायविद राजनीति में जाते हैं जब उनका कार्यकाल तुरंत खत्म हो जाता है या वो इस्तीफा देकर चले जाते हैं। यह प्रवृत्ति कितनी सही है? वेलोक जी नमस्ते जी। मेरा मानना है कि यार्डस्टिक अलग अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी एक पार्टी या उसमें जुड़ने वाले पुराने जजेस और एक दूसरे में जुड़ने वाले पुराने जजेस के लिए मानक अलग अलग नहीं होने चाहिए। या तो आप पूरी तरीके से उस पर रोक लगाइए या फिर सबके लिए परमिशेबल होना चाहिए। क्योंकि आज जिस जज की हम बात कर रहे हैं ना तो वो पहले उदाहरण है ना आखिरी होने वाले हैं। अब ये सही है या गलत ये कह पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कई बार लोग कूलिंग ऑफ पीरियड की तो बात करते हैं कि एक बार रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद 5 साल के लिए आपको कोई भी पद नहीं करना है या आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी में नहीं जुड़ना है। लेकिन क्या वो पॉसिबल है? देखिए, सभी को समझना चाहिए कि जो जजेस होते हैं स्पेशली हाई कोर्ट के जजेस, उनकी एज अपने आप ज्यादा होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस लेने के बाद ही आप हाई कोर्ट के जज बन पाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज है तो मोटा मोटी मान लीजिए कि आपका एवरेज एज 60 साल से ज्यादा ही होगा, और अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं तो उस केस में आपकी जो एज है वो 50 साल से ज्यादा होगी। तो अगर ऐसा कूलिंग ऑफ पीरियड अगर कुछ रख दिया 5 साल और का, तो क्या उसके बाद वो उतने कैपेबल होंगे कि उस राष्ट्र में राजनीति कर पाए जहाँ की मेजोरिटी कई हद तक ज्यादा जो जनसंख्या वो युवाओं की है, क्योंकि विश्व भर में हम युवा शक्ति के नाम पे जाने जाते हैं। तो ये एक प्रश्न है जो बहुत कठिन है। जहां तक इन पर्टिकुलर जज की बात है जो आप कर रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट से, इनके बारे में कि इनको राजनीतिक ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखिए बंगाल में 3 पॉलिटिकल पार्टीज या 4 पकड़, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट, ये 4 पॉलिटिकल पार्टी है जी। अगर इनके इतिहास में जाएं तो कम्युनिस्ट पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जज को भेजा और जो कि सुप्रीम कोर्ट में वन ऑफ द मोस्ट फेमस जज बन गए, जिनका नाम था वी.आर. कृष्ण अय्यर, जस्टिस अय्यर के नाम से जाने जाते थे। वो जब 1968 में जज बने, उसके पहले वो केरला असेंबली में 3 बार के विधायक चुने हुए थे। 3 बार के विधायक को आपने हाई कोर्ट में जज बनाया, केरला हाई कोर्ट में, और वहां से आपने 5 साल के अंदर में ही उनको सुप्रीम कोर्ट में आप जज बना के भेज दिए। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी दूध की धूली है कि वो ऐसा कुछ कह सकती है। और जस्टिस अय्यर के ऊपर सवाल उठाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट फेमस जज है। मैं कहता हूँ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, अगर वो ये सवाल उठा रही है तो भी गलत है कि 1987 में उन्होंने जस्टिस बहरुल इस्लाम को भेजा था क्या नाम है जज बना के। अच्छा, जस्टिस बहरुल इस्लाम कौन थे? जस्टिस बहरुल इस्लाम वो थे जो 1962 और 1968 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद थे।
उसके बाद उन्होंने असम में असेंबली इलेक्शन भी लड़ा, वो हार गए। तो उन्होंने 1972 में, क्योंकि राज्यसभा के सांसद तो बने ही थे 1968 में दोबारा, उन्होंने 68 वाले राज्यसभा सांसद जो 6 साल की होती है, उन्होंने 4 साल के अंदर उसको छोड़ दिया। 1972 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया और गुवाहाटी के हाईकोर्ट के जज बन गए। अच्छा, इतना ही नहीं किया उन्होंने, हाईकोर्ट के जज बनने के बाद उन्होंने वापस से हाईकोर्ट से इस्तीफा दिया 1980 में और राजनीति में दोबारा उतर गए। राजनीति में दोबारा उतरने के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ पाए। और वैलव जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस इंसान को इंदिरा गांधी ने 1980 में दोबारा जुडिशरी में भेजा और सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। उसके बाद उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल एक दिया, जब उन्होंने बिहार के सीएम जगन्नाथ मिश्र के फेवर में एक जजमेंट दिया, और उसके बाद जस्टिस इस्लाम ने फिर से सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दिया और फिर से वो राज्यसभा में आए, और इस बार राज्यसभा में वापस भेजने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया 1983 में। तो इस तरीके की बातें जब ये लोग करते हैं तो ठीक नहीं। और ये मैं कहता हूँ कि पहला और आखिरी एग्जाम्पल नहीं है। और यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो एक जज कांग्रेस के हैं और एक जज कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। अगर ऑब्वियसली विचारधारा की लड़ाई होती है, अलग अलग विचारों के लोग होते हैं, तो अगर आपने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रखा है, और ये दो पॉलिटिकल पार्टी देखिए, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इन्होंने सत्ता का जो सत्ता पे राज किया है, राष्ट्र पे राज किया है, अलग अलग राज्यों में भी और केंद्र में भी पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा बार। तो अगर इन्होंने कोई एक सिद्धांत स्थापित कर रखा है इस राष्ट्र में, तो आने वाली पीढ़ियां और आने वाली सरकारें भी उस चीज को फॉलो करेंगी। आज जिस कलकत्ता हाईकोर्ट के जज की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि उनका तो चेहरा ही एक एंटी तृणमूल क्रूसेडर के नाम पे फेमस है। बंगाल में जिस तरीके से करप्शन, जिस तरीके से क्राइम और जिस तरीके से अराजकता बढ़ी है, उन्होंने काफी मुखर रूप में किया है। तो डेफिनेटली बीजेपी जैसी एक अपोजिशन दल जो बंगाल में है। लेकिन आपने जैसे पहले कहा, और हमारा भी वही सवाल है कि ये तो हमने उदाहरण देखे, आना जाना और बहुत ही पेचीदा उदाहरण हैं, लेकिन क्या इससे ये सही हो जाते हैं? क्या हर एक दल के लिए एक यार्डस्टिक नहीं होना चाहिए? क्या हर एक न्यायविद के लिए एक यार्डस्टिक नहीं होना चाहिए? क्या आपने जिस कूलिंग पीरियड की बात की, वो चाहे नौकरशाह रहे हों, चाहे कोई भी रहे हों, उनके पॉलिटिक्स में आने पर क्या इस बात का खतरा नहीं बढ़ जाता है कि वह निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे? जैसे आपने जितने भी नाम गिनाए, क्या वो निष्पक्ष रहे होंगे? देखिए, ये तो वह लोग की नजरिए की बात है, और बिल्कुल आपका प्रश्न में एकदम सही मानक पर है कि जब जुडिशरी की बात आ जाती है तो निष्पक्षता सबसे आगे आती है। और इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है वो है कि यतो धर्म ततो जय, मतलब जहां धर्म है वहीं विजय है। या जो बाकी हाई कोर्ट का है कि सत्य में विजयते, यानी कि सत्य की जीत होती है या होनी चाहिए। तो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है और निष्पक्षता होनी चाहिए। लेकिन उसमें मानक क्या होगा? क्या जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और क्या वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे लगता है भारत की जनता ने ऑलरेडी दिया हुआ है कई बार। जैसे कि आप कभी भी किसी को पॉलिटिक्स में उतारते हैं, और ये मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ या विधानसभा की, राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राज्यसभा से पीछे की दरवाजे से होता है। जी जी। लेकिन अगर आप लोकसभा में किसी को टिकट देते हैं या विधानसभा में किसी को टिकट देते हैं या कुछ चुनाव लड़ता है निर्दलीय, तो वो भारत की जनता के सामने जाता है और कहता है कि आप हमें वोट दें। आपने यह बात कही कि लोकसभा में अगर जनता के पास जाते हैं तो वह जनता का अधिकार है, और राजनीतिक दल उनको अपने साथ लाना चाहते हैं क्योंकि उनको कई तरह की विशेषज्ञता हासिल होती है, वह चुनावी जीत दिलाने में सक्षम हो सकते हैं। इससे जुड़ा एक छोटा सा सवाल यह है कि क्या हमारा संविधान या कानून इस मुद्दे पर कोई राय देता है या नहीं? और दूसरे, अभी जैसे अभिजीत मुखोपाध्याय ने इस्तीफा दिया है, तो उनको बाकी पेंशन मिलेगी या नहीं? वेलो जी, संविधान इस तरीके की कोई बात नहीं करता है कि कोई किसी को रिस्ट्रिक्ट करने के चुनाव लड़ सके कि नहीं लड़ सके। लेकिन ये खुद के ऊपर है कि आप लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि संविधान ये जरूर कहता है कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं और एक तयशुदा उम्र से ज्यादा है, तो आप इस देश का चुनाव लड़ सकते हैं और कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसमें ये बात होती है कि
क्या लड़ के आपने इस देश को फायदा पहुंचाया है कि नहीं? तो मैं वही कह रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखिए एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर इस देश में वन ऑफ द बेस्ट आज तक के फॉरेन मिनिस्टर हो गए डॉक्टर एस जयशंकर, क्योंकि उन्होंने अपनी उस एक्सपीरियंस को, जिसकी बात आप कर रहे थे, वो एक्सपीरियंस को लेके आए और एक्सपीरियंस से दिख रहा है कि किस तरीके से अच्छे से कार्य हो रहा है। लेकिन क्या ये हर मामले में होगा? मैं कहता हूँ कि ये ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल्स पास्ट में इतने सारे हैं जिसमें हमने देखा है कि कैसे रिटायर्ड जजेस और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स ने इस देश की राजनीति को अपनाया है और काफी अच्छा कार्य किया है, तो सॉल्यूशन या इसका एक मानक ये जरूर होना चाहिए कि जब आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं तब आपकी जो सैलरी है वो आप बताते हैं, या जो आपका इनकम है, या जो आपका टोटल पैसा आपके पास है वो आप बताते हैं इस देश की सरकार को। लेकिन जब एग्जिट लेते हैं या जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, आप क्विट करते हैं, तब आप नहीं बताते। ये अगर एक व्यवस्था कर दी जाए कि रिटायरमेंट के टाइम में या एग्जिट के टाइम में भी आप अपनी सैलरी, अपनी इनकम, अपनी व्यवस्था बताएं, तो मेरा मानना है कि करप्शन भी कम हो जाएगा। मेरा मानना है कि वो जो एक संशय है कि क्या ये क्विड प्रो क्रो है या क्या इन्होंने पैसा लिया है या कुछ गड़बड़ी हुई है, वो भी दूर हो जाएगा। एक होता है ना पारदर्शिता, वो आ जाएगी। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है, ये लोग जी कभी आप जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे एक ऑप्शन है जहाँ पे रिटायर्ड जजेस और सिटिंग जजेस की जो इनकम या जो सैलरी है वो दिखती है। अब देखिए ना, कई सालों से अपडेट ही नहीं हुआ है। अपडेट भी होता है तो कोई एक जज अपडेट कर देता है 5 साल में। जस्टिस जब अपडेट नहीं करेंगे, इस तरह की पारदर्शिता नहीं दिखाएंगे, तो कैसे लगेगा इस समाज को कि पारदर्शिता है? आरटीआई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऐसे भी नहीं आता है, तो या हाई कोर्ट में भी कई बार ऐसी चीजें हमने देखी हैं। तो मेरा मानना है कि उस पारदर्शिता को लाने का, या अगर आपको अगर पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है, तो उस भरोसे को बढ़ाने के लिए आपको ये पारदर्शिता तो लाने की जरूरत है। हाँ, कुछ हद तक पारदर्शिता आई है क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जिस तरीके से जस्टिस मुखोपाध्याय को परेशान किया गया है बंगाल में तृणमूल के नेता उन पे ताना छोड़ देते थे, आप राजनीति क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि लोकसभा में भी कांग्रेस का चेहरा है, उन्होंने सीधा, अधीर रंजन चौधरी ने सीधा कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाए जस्टिस मुखोपाध्याय, और मुखोपाध्याय जी ने भाजपा ज्वाइन करने का सोचा है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। तो मेरा मानना है कि जब ऐसा चेहरा कोई बड़ा होता है तो सभी पार्टी चाहती है कि वो आगे आए और हम उसे समर्थन दें। तो जस्टिस मुखोपाध्याय का वैसे कानून में ऐसी कोई रोक नहीं है, और पुराने प्रेसिडेंट्स से हमने यही सीखा है कि कई बार ऐसे फैसले अच्छे होते हैं, कई बार ऐसे फैसले विवादित होते हैं, लेकिन विवादित उन्हीं के लिए होता है जो अपोजिशन में होता है, और अच्छे फैसले उसी को लगते हैं जिस पार्टी के वो होते हैं। और हर एग्जाम्पल यही कहता है। जहां तक उनके पेंशन और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो पैसे मिलने की बात है, तो वो पैसा उन्हें मिलेगा। हाँ, ये पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए एक प्रश्न है, लेकिन मेरा मानना है कि उसको आपको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पद से कुछ पर्टिकुलर सीमा के बाद छोड़ रहा है और अगर वो राजनीति नहीं कुछ और भी ज्वाइन करता है, तो आपको अगर रिटायरमेंट के बाद पैसा देते हैं, तो मेरा मानना है कि राजनीति ज्वाइन करने के बाद आपको वो पैसा उन्हें देते रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपने हमसे विस्तार से बात की। थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.